हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। और कंटिन्यूसली तो नहीं, मैं इसको अब बोल सकता क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन का ब्रेक हुआ था और फेस्टिवल था। और इसी इस इन त्योहारों में मैं मान के चलता हूं कि एक जो पढ़ाई की जो लिंक होती है एक विद्यार्थी की, वो टूट चुकी होगी आप सबकी। लेकिन नहीं, आप फिर से हम लोगों को पढ़ाई में लगना है और इस बार रेलवे में किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में, किसी परिस्थिति में हम लोगों को सिलेक्शन लेकर रहना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को कल समझाया था किस तरीके से रेलवे एग्जाम में जीएस में सर्वाधिक नंबर प्राप्ति की जाए। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देखिए। मैंने अच्छे से सभी सब्जेक्ट को बताया है किस तरीके से, ये उतने ही जितने मैंने उस वीडियो में, जो कल मैंने आप लोगों को क्लास लिया था, उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जितने सब्जेक्ट उस वीडियो में थे, यदि उतने ही सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आप जीएस में सीबीटी 1 आप सभी का, एनटीपीसी का, चाहे अभी 2 दिसंबर से यदि आप लोगों का दरोगा भर्ती का परीक्षा होना है, उसमें भी उतने ही सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ के यदि आप लोग जाएंगे तो आप लोग सर्वाधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से रिवीजन चाहते हैं कि लास्ट टाइमिंग में केवल पीवाईक्यू सवाल हो जाए, कि यदि पीवाईक्यू, की मैंने आपको कहा था कि रेलवे में सभी क्वेश्चन तो रिपीटेशन नहीं होते, लेकिन हाँ 60 से 65 70% भी लगभग सवाल मैंने रेलवे में जो पीवाईक्यू सवालों को रिपीटेशन होता हुआ देखा है। तो आप पीवाईक्यू सवालों पर फोकस करो, जिसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक बैच लॉन्च किया था कल। मैंने बताया था ये वरदान बैच। यदि आप लोगों ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज आप जाकर देखो। इस बैच की खासियत क्या होगी, पहले आप जरा देखिएगा। मैंने इस बैच में पहले आप लोगों को समझाया था कि ये बैच टोटल पीवाईक्यू सीरीज पर बैच है, कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे वो पीवाईक्यू सवालों पर ये बैच आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो, यहां पर थर्सडे को यानी गुरुवार को मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पहली मेरी जो ज्योग्राफी क्लास रहेगी। सैटरडे को मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और संडे को मैं आप सभी को पॉलिटी पढ़ाऊंगा। देखो, सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ मैंने उस बेस में जरूर आप सभी से एक बात बोला था कि उस बेस में मैंने आप लोगों को ये कंप्यूटर मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों का फोकस होना चाहिए। मैंने आप लोगों को जो समझाया था साइंस और टेक पर आप सभी का फोकस होना चाहिए। और इसके बाद जो पर्यावरण पर आप सभी का फोकस होना चाहिए। ये मेजर सब्जेक्ट थे, इनको मैंने कहा था कि हमारी जितनी भी ऑफलाइन बैच चलती है और ऑफलाइन बैच में मैं परीक्षा से पहले जरूर पढ़ा दूंगा। लेकिन जितने भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को ये तीनों मेजर सब्जेक्ट जरूर पढ़ाऊंगा और ये सभी के सभी आपके एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। और ये सारे सवाल पीवाईक्यू पर बेस्ड रहेंगे। जितने भी रेलवे में हिस्ट्री के सवाल आए, चाहे पॉलिटी से सवाल आए, चाहे ज्योग्राफी से सवाल आए, इन रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में, और खासकर ये बात रहेगी टॉपिक वाइज चलेंगे, किस बेस पर चलेंगे, टॉपिक वाइज, तो ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं। जैसे मैं टॉपिक वाइज क्या चलेंगे, जैसे पॉलिटी में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है हम सबके पास में ब्रह्मांड। तो इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये तीनों सब्जेक्ट तो आप छोड़ सकते हैं। यदि इनसे नंबर आपके कट रहे होंगे तो वरदान बेस से आपके नहीं कटेंगे नंबर। मैं बोल रहा हूं कि या आपकी रेलवे के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आप लोगों के एनटीपीसी से पहले कंप्लीट ये बेस भी खत्म होगी और आप लोगों का सिलेबस भी खत्म होगा। और मैंने बोला था डेली पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन, बिल्कुल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं डेली के बेसिस पे। मैं आप सभी को रेलवे में जो जीएस वाला पोर्शन है मैं उसको पढ़ा रहा हूं डेली। आप मुझसे जुड़ सकते हैं 4 बजे, और 4 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं। और आप सभी जानते हैं यादव सर को साइंस के ज्ञाता इनको कहा जाता है। और यदि कोई विद्यार्थी, यदि कहा जाता है हमारे क्षेत्र में, देवास वाले क्षेत्र में, यदि कोई इनसे एक बार साइंस पढ़ लेता है तो उसे दोबारा साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल आपने सही सुना है कि साइंस के विजार्ड साहब इनको आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप देखो, साइंस के लिए आप लोगों के लिए यूजफुल होगा ग्रुप डी में, जेई में यूजफुल होगा, आपका लोको पायलट में होगा। बिल्कुल आप तीनों एग्जाम के लिए
इनसे साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी क्लास का टाइम रहेगा वो 8 PM से रहेगा, 8 बजे कंटिन्यूसली इनकी क्लासेस आप सभी को आप सभी के चैनल पार्थ एकेडमी पर इनकी क्लासेस देखने को मिलेगी। चलिएगा, ये मुझे समझाना था ये वरदान बैच के बारे में। और मैंने कहा था यदि आप लोगों का सिलेबस पूरी तरीके से यदि समाप्त हो चुका होगा तो आप सभी को मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। विदाउट मॉक टेस्ट आप सभी सिलेक्शन रेलवे एग्जाम में तो खासकर ले ही नहीं सकते। मॉक टेस्ट बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और यदि आप लोगों को फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती या तो मैथ्स में हो गया, क्योंकि अभी हम लोग मैथ्स और रीजनिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी यदि मैथ्स में या रीजनिंग में अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी आपको जरूरत लग रही है कि हमें और भी नोट्स पढ़ना है, कि वैसे जो नोट्स आप लोगों के पास में नहीं बने होंगे या किसी प्रकार के कंटेंट की जरूरत रहे या जीएस में किसी प्रकार के नोट्स की जरूरत रहे या मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं, तो मैंने कल भी नंबर दिए थे, आज फिर मैं दे रहा हूं। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9329852153। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अक्सर मैंने कल भी कहा था कि कोई भी टीचर अपना पर्सनल नंबर देते नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो एक अच्छे लेवल पर, आप सभी रेलवे में चयनित हो इस वर्ष। तो यदि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे या नोट्स की आप लोगों को हेल्प लग रही है, तो आप इस नंबर में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो जितना हमसे हो पाएगा हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास के स्टार्ट में जो पीवाईक्यू चल रहा था उसमें पहला सवाल था हम सभी का, देखिएगा जो पहला सवाल था हमारा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए इसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। यानी कहां पर बौद्ध धर्म ग्रंथ में प्रमुख रूप से हमें उनके नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन हमारे पास में दे के रखे हैं। त्रिपिटक हमें यहां पर दे के रखे हैं, विनय पिटक या आपका अभिधम्म पिटक या सुत पिटक। तो कहां पर हमें बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी हम जब बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोगों को नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कहां से नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं? तो जो पिटक होते हैं वो हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के बौद्ध धर्म में पिटक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमें यहाँ पर सूत पिटक, कौन सा पिटक देखने को मिलेगा? सूत पिटक हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें एक पिटक देखने को मिलता है जिसका नाम है विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक हमें देखने को मिलता है। और विनय पिटक के बाद हमें अभिधम्म पिटक, कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कोई पूछेगा तो बौद्ध धर्म में हमें मुख्यतः 3 प्रकार के पिटकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो 3 प्रकार के पिटक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसमें आप सभी को याद होना चाहिएगा कि विनय पिटक में हमें बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, हमें नियमावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये नियमों से संबंधित नियमावली हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यह आपका अभिधम्म पिटक रहा। यहां पर हमें बौद्ध धर्म से संबंधित, जो आप लोगों का बौद्ध धर्म होगा, तो बौद्ध धर्म से संबंधित आप सभी के लिए हमें यहाँ पर जो उनके दर्शनों के बारे में जानकारी मिलती है। दर्शनों के बारे में हम सबको यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। सुत जो ये पिटक की बात करेंगे, इसे हमने कहा था कि हमें 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में हम सभी को जानकारी मिलती है। उसी प्रकार हमें सुत जो पिटक में 15 महाजनपदों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अक्सर रेलवे पूछ लेता है, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट तो दोनों ही ये आपके पढ़ जाएंगे। लेकिन अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में जो प्रमुख रूप से जिस व्यक्ति के द्वारा
बौद्ध धर्म के दर्शनों का ज्ञान होगा, दर्शनों का जिसे ज्ञान होगा उस व्यक्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। यह सवाल भी रेलवे ने पूछ लिया था और इसका भी आप सभी को जवाब देना है। प्रश्न ये रहेगा आप सभी के लिए कि बौद्ध धर्म में जिस व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण दर्शनों का ज्ञान कर लिया जाता है, खासकर बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, और जिस व्यक्ति के द्वारा बौद्ध धर्म में दर्शनों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाएगा। यदि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है और अच्छे तरीके से आप लोगों को याद भी होगा तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। चलिएगा, यहां पर हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सेकंड प्रश्न जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। तो यह बात किसने कही थी संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या श्री राजगोपालाचारी साहब ने कही थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए यह बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। कौन ने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा, सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। और सवाल नंबर 3 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, या आपके इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है? यानी भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि भारत का यह हमारे पास में प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। पहले तो याद होना चाहिए पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो एक नवीनीकरणीय हमें यहाँ पर आप सभी के ऊर्जा का प्रकार देखने को मिलती है। यहीं पर हमारे पास में एक स्टेट पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु, जो ये फर्स्ट पायदान पर है। इसमें सेकंड नंबर पर हम सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो इसमें रहेगा वो सेकंड पायदान पर रहेगा। और यहां पर जो थर्ड पोजीशन अपनी जमाए हुए हैं वो गुजरात है। गुजरात यहां पर तीसरे नंबर पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन हो गया? पहले नंबर पर हम सभी को तमिलनाडु यहां पर देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पर कौन हो गया? सेकंड नंबर पर हम सभी को महाराष्ट्र देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें थर्ड नंबर पर कौन देखने को मिलेगा? तो गुजरात। कौन देखने को मिलेगा? गुजरात हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि अक्सर रेलवे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, और यदि सवाल मैं ये पूछूंगा कि सौर ऊर्जा में पहले नंबर पर कौन है, सौर ऊर्जा में पहले नंबर पर कौन देखने को मिलेगा? ये तो विंड एनर्जी की बात हो रही है। और यहां पर सौर ऊर्जा की यदि बात करेगा तो सौर ऊर्जा में पहले पायदान पर कौन देखने को मिलेगा? राजस्थान। कौन देखने को मिलेगा? राजस्थान देखने को मिलेगा। और सेकंड नंबर पर कौन देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा महाराष्ट्र। कौन सा देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र। ये आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये राजस्थान और ये महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, तमिलनाडु हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन पर आप सभी का फोकस होना चाहिए क्योंकि रेलवे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को दे के रखा है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक नीति में किसको अपना गुरु माना था? तो गुरु किसको माना था? बाल गंगाधर तिलक को, या फिर लाला लाजपत राय को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या राय चंद्र भाई को गुरु माना था? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी 1950 में भारत में आए थे और 16 में उन्होंने जो आंदोलन जो से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन जो उनके ऊपर सर्वाधिक विचारों का जो प्रभाव पड़ा वो थे वहां पर गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने जो अपना राजनीतिक गुरु माना था वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि महात्मा गांधी जी ने अपना जो गुरु माना था वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। गोपाल
कृष्ण गोखले को माना था। और यदि सवाल ये पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था, तो एमजी रानाडे। किसको माना था? एमजी रानाडे साहब को माना था। ठीक है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, आप सभी को याद होना चाहिए, या इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकरात भी कहा जाता है। क्योंकि सोशल जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वो रानाडे साहब लेकर आए थे। और बंगाल की बात करेगा कि यहां पर यदि सवाल पूछ लेगा कि बंगाल का सुकरात, बंगाल का जो सुकरात कहा जाता है वो डेराजियो का, हेनरी डेराजियो, याद रखिएगा, हेनरी डेराजियो। हेनरी डेराजियो को क्या कहा जाता है? बंगाल का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये हमारे सवाल का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु माने जाएंगे वो एमजी रानाडे साहब माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ चर्चा करेंगे। वह जो आपका अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताइए जिससे मुंबई 2019 मृत्यु हो गई। तो ये करंट अफेयर का सवाल देखने को मिलेगा, 2019 का है, उसका नाम देखने को मिलेगा बाजीराव। केवल याद रखिएगा, आप पूछने की संभावना हमें नहीं लगती है, करंट अफेयर से रिलेटेड था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे में हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो ये 17वां जोन कौन देखने को मिलेगा? कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे, मध्य रेलवे, या फिर जो देखने को मिलेगा दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो पहले तो ये याद कर लो कि भारतीय जो हमारे पास में रेलवे का जो 17वां बोर्ड देखने को मिलेगा, उसका जो जोन देखने को मिला वो कोलकाता मेट्रो। कौन सा? कोलकाता मेट्रो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों सवाल तुरंत पूछेगा कि आप लोगों का 18वां कौन सा देखने को मिलेगा, तो पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। यदि सवाल पूछ लेगा कि भारतीय रेलवे मंडल की स्थापना कब हुआ था, तो याद होना चाहिएगा आप सभी को 1905 में स्थापना हुआ। उस समय वाइसराय कौन हुआ करता था? कर्जन। कौन हुआ करता था? कर्जन। देखो, रेलवे से एक प्रश्न पूछता है कि रेलवे का विकास कहां पर देखने को मिला, तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल में 1853 में। आप और हम सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार रेल चली थी। लेकिन सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास किस वायसराय के समय काल में देखने को मिला। यदि सवाल पूछेगा कि सर्वाधिक विकास किसके समय काल का देखने को मिलेगा, तो आप वहां पर शांत होकर बैठे रहेंगे। लेकिन याद करिएगा, कर्जन के समय हम लोगों को सर्वाधिक विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये भारतीय रेलवे का। ठीक है, भारतीय रेलवे का हमें यदि सर्वाधिक विकास देखने को मिला तो वो कर्जन के समय काल में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ चलेंगे। और आप सभी जानते हैं, बेहद सरल सवाल है, गति के 3 नियमों इनमें से कौन सा नियम प्रतिपादित किए थे? तो कौन किए थे? न्यूटन साहब किए थे। ऑप्शन नंबर सी है, बेहद सरल है। सवाल नंबर 8 पर बढ़ेंगे। भारत के पहले सफल परमाणु कोड का क्या नाम दिया था? तो भारत ने, आप सभी जानते हैं कि 18 मई, डेट याद करिएगा, 18 मई और ये आप लोगों का 1974 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उनके समय काल में ही भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। पहला परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था ऑपरेशन बुद्धा। सॉरी, या आपका स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। पहले वाले को कोडवर्ड हम लोगों ने नाम दिया था, ये याद होना चाहिएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने 11 मई, इसके बाद याद रखिएगा 11 मई व 13 मई को हम लोगों ने 1998 में दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था, या आपका ऑपरेशन शक्ति 98। क्या नाम था? शक्ति 98 हम लोगों ने नाम दिया था। वैसे शक्ति तो सब याद रखते ही है,
लेकिन आप जरा हटकर 98 भी याद रख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। और पहली बार अगर आप लोगों से सवाल पूछेगा कि पहली बार परमाणु परीक्षण किस देश ने किया था, तो यूएसए ने सबसे पहले किया था। ठीक है, और यूएसए ने कब किया था, तो यूएसए ने आप सभी का 1859 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। ये आप सभी को याद होना चाहिए, सबसे पहले यूएसए जो है, मैं एक सवाल हमने आप लोगों को पढ़ाया था, तनिक सा रुकिएगा। एक सवाल था विंड एनर्जी के बारे में, यहां पर था, देखो ये सवाल को देखो, यहां पर जो है पवन ऊर्जा का, यदि आप लोगों से यहां पर विश्व में से सवाल पूछेगा तो विश्व में सबसे पहले पायदान पर आप लोगों को चीन देखने को मिलेगा, और सेकंड नंबर पर आप लोगों को यूएसए यहां पर देखने को मिलेगा। तो विंड एनर्जी में पहले पर पड़ेगा चीन, और सेकंड पर पड़ता है यहां पर यूएसए। ठीक है, चलो आगे बढ़े और अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने भारत में पहले बार व्यापी गेहूं अनुवांशिकी का अध्ययन किया। यह अध्ययन कहां पर आयोजित किया गया था, आप सभी जानते हैं, उस समय का सवाल रहेगा ये। लक्षद्वीप पर हम लोगों ने सफल परीक्षण किया था। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ पढ़ेंगे, और सवाल नंबर 10 जो आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा, 27 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये संविधान सभा में खड़े होकर गोविंद वल्लभ पंत साहब ने कहा था। किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत साहब ने कहा था सबसे पहले। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत को और भी एक कारणवश जाना जाता है, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आप जवाब दीजिएगा गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत साहब यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी चुने गए थे। ठीक है, सवाल नंबर 11 की तरफ रुख करेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को। किसको माना जाएगा? चार्ल्स बेबेज को माना जाएगा। लेकिन सवाल पूछेगा प्लेन ट्यूरिंग क्या है, तो ये आपका एलन ट्यूरिंग है। ये एक्चुअली इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का यदि आप लोगों से जनक पूछा जाएगा तो आप लोगों का एलन ट्यूरिंग का नाम लगाना है। लेकिन कंप्यूटर का यदि जनक का आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज को आप लोगों को टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 12 पर चलेंगे, और 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 2019 की हम लोगों से बात कर रहा है, तो 1 to 9 हमें रैंक देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप सबको ये बता देना है कि वर्तमान में जो अभी 24 की रिपोर्ट आ चुकी है, तो 24 की रिपोर्ट में जो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिएगा सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 13 आप सभी जानते ये रोलेक्ट एक्ट था मेरे भाई। रोलेक्ट एक्ट के अंत में कौन सा एक उपाय किया गया था? खादी पहनने पर प्रतिबंध किया गया, वैदिक सामान खरीदने के लिए किया जाने लगा, विदेशी पर प्रतिबंध, मुकदमे के लिए बिना काम कोई मुकदमे के लिए बिना काम कोई शेष ना बचे। ये देखो ये ऐसा किया था रोलेक्ट एक्ट। आप सभी जानते हैं कि भारत में 1919 में बिना मुकदमे का एक एक्ट पारित किया था, जहां पर 4 लोग खड़े, देखो मुकदमा नहीं सीधा जेल में डालो कि सुनवाई नहीं होगी, काला कानून हम लोगों ने अंधा कानून इसे कहा था। जवाब में विदेशों पर सामान जितना भी हम खरीद रहे हैं सब पर प्रतिबंध लगा दो, कुछ भी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी सामान पर पूरा नहीं लिखा, विदेशी सामान पर प्रतिबंध लगाने की हम लोगों ने बात कही थी, और सभी महात्मा गांधी साहब ने कहा था कि सभी खादी को स्वीकार करो। ठीक है, चलिएगा 14वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और इनमें से 14वें सवाल जो 14 वाला पूछा है कि क्या आपका एक्सेल में कौन सी फंक्शन की में एडिट मोड के रूप में मदद मिलती है। ठीक है, तो फंक्शन की कितनी देखने को मिलती है, तो आप सभी जानते हैं कि फंक्शन की मैंने आप लोगों को पहले ही बढ़ाई, F1 से लगाकर F12 तक हम लोगों को देखने को मिलती है। इसमें यदि आप लोगों का एडिट मोड अगर आपको करना है तो आप कौन सी की का प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
और यदि रिफ्रेश करना है तो F5 पर कर लेना। चलिएगा 15 सवाल की तरफ बढ़ेंगे और 15वां सवाल हमें देखने को मिलेगा कि पब्लिक या आपका अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है। तो कौन सा राज्य उस समय 2021 में तो आप सभी की परीक्षा हुई थी, लेकिन 2020 से रिलेटेड सवाल था। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब, आप सभी जानते हैं कि जो आया था वो केरल। कौन सा देखने को मिला था उस समय? केरल देखने को मिला था। और भारत में जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी यदि गोवा के बाद किसी का स्थान आता है तो वो केरल का स्थान हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 16 की तरफ चलेंगे और सवाल नंबर 16 अब सभी को देखने को मिलेगा। दिल्ली में आयोजित 2000 दिल्ली में आयोजित नहीं हुआ था नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? ठीक है, किस संगठन से जुड़े हुए? बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, SOS विलेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। और 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद होना चाहिएगा। मलाला 2014 में पाकिस्तान की महिला मलाला यूसुफजई को भी क्या मिल चुका था? नोबेल पुरस्कार मिला था, जो इनके साथ सबसे कम उम्र में पाने वाली, सबसे कम उम्र में यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो करने वाली महिला बनी है। इसके साथ सर यदि ये पूछेगा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ आप लोगों को सवाल पूछेगा कि मध्य प्रदेश वालों से कि मध्य प्रदेश से कौन से जिले से, तो विदिशा से। कहां से बिलोंग करते हैं? विदिशा से बिलोंग करते हैं। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। कब से प्रारंभ किया था इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन? तो 1980 से ही प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा जो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से कामायनी तो इनके द्वारा नहीं लिखी गई। यामा महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग जानते हैं। सेवा सदन कौन से लिखी गई थी? सेवा सदन इनके द्वारा बुक लिखी गई, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। देखो सेवा सदन इनके बारे में आप सभी को याद होना चाहिएगा। गोदान एक इनकी बुक है, मंगलसूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। ये तीनों ही जो पुस्तक है वो प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यामा आप सभी जानते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है इनको बारे में आप सभी याद करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 की तरफ आपसे पूछा है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ भेल। भेल का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगा? भारत हैवी या आप सभी का इलेक्ट्रिकल से लिमिटेड देखने को मिलेगा, या भारत हैवी या आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देखने को मिलेगा। ब्यूरो ऑफ हैवी है, ब्यूरो ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सभी लगभग सेम ही, देख कुछ तो अंतर होगा। तो भारत हैवी या आपका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। बेहद जटिल हो जाता है क्योंकि पास पास में सभी आ जाते हैं, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। और महारत्न कंपनी है, ये भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 19 पर पढ़ेंगे। कोबोल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलेगा? कंप्यूटर बिजनेस या सभी का ओरिएंटेड लैंग्वेज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग 20 हम लोग छोड़ चुके हैं। 20 हमारे सवाल का सवाल जवाब होगा वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों की बेसिस से क्या रखते हैं, इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी जहां पर फार्मर के द्वारा केवल सब्जियों को ही या आप सभी का बेचा जाता है मार्केट में। ठीक है, यानी उसी का बिजनेस किया जाता है, यानी उसी को पहले खेतों में उगाया जाएगा और बेचा जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे? सरकारी खेती, सामूहिक खेती, मिश्रित खेती या ट्रक फार्मरिंग। तो याद रखिएगा इसे ट्रक फार्मरिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिएगा
सवाल नंबर 21 है, मई 2020 में आप सभी के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का क्या नाम रखा था? फनी नाम रखा था हमने। ठीक है, अब ये करंट अफेयर का सवाल है, तो करंट अफेयर के सवाल इस बार भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी आएंगे कि शहर में 2020 में 20 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में दूसरा स्थान हासिल है। पहले तो आप सभी जानते हैं इंदौर ही रहेगा, और सेकंड नंबर पर है वो सूरत ने प्राप्त किया था। कहां पर? सूरत ने प्राप्त किया था। सूरत के बाद नवी मुंबई, और नवी मुंबई और भोपाल लगभग लगभग सेम थे। ठीक है, पर सूरत का स्थान था यहाँ पर। आगे है सवाल नंबर जो फिर से मापी जाएंगे। देखो ये पैनल में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि ये चलते चलते क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब ये सवाल नंबर 23 पर बढ़ना था। 2 मिनट रुकेंगे ना आप? पेन भी चलाएगा, 2 मिनट रुकिएगा, टिक कर लेते इसको। 1 मिनट। आई थिंक हो गया है। अगर सवाल नंबर 23 पर क्या जाएगा, पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? 1 मिनट। शायद रिफ्रेशिंग होने में थोड़ा समय लग रहा है उसको। चलो हुआ। कहां तक पहुंच चुके थे हम लोग? सवाल नंबर 22 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 23 हमें देख रखा है क्या कुशल या आपके श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इनका प्रवास का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? देखो, पहले तो याद रखो जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला आप लोगों का अति कुशल होता है। अति कुशल होता है। एक होता है केवल कुशल व्यक्ति। एक होता है अर्ध कुशल, अर्ध कुशल व्यक्ति। और एक होता है आप सभी का अकुशल व्यक्ति। कौन सा? अकुशल व्यक्ति, जिसे कुछ भी आता नहीं। तो ये 4 प्रकार के श्रमिक होते हैं भारत में। 4 प्रकार के याद रखना है। और फिर इसमें से हम लोगों ने जो मनरेगा योजना हम लोगों ने लागू किया था, मनरेगा योजना जो हम लोगों ने देखो, कुशल फॉर्म इसमें ये जो इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि यहाँ पर पैसे का पे आउट कम है और काम ज्यादा है। तो सरकार ने इनके लिए फिर भी इनके 100 दिन का रोजगार के लिए 100 दिन के रोजगार उपलब्ध जो करने के लिए 2006 में ये योजना प्रारंभ की थी भारत सरकार। ठीक है, निर्धनता इनका प्रमुख कारण होता है प्रवास का। ठीक है, सवाल नंबर 24 जो हमें देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 24 ये है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ऑप्शन नंबर ए पे ही हमारे सवाल का बिल्कुल। यदि हम लोग रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे, तो रेलवे नेटवर्क हमें विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगे? यूएसए में सबसे ज्यादा है। इसके बाद कहां पर देखने को मिलेंगे? चीन में, थर्ड में रसिया, और चौथे पर भारत का स्थान हमें यहां पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 25 है, यह आपका आसाम में सबसे पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया था? डिगबोई में ही खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिएगा सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 26 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ीय शैली की स्थापत्य हुआ है? यह आपका ये आप सभी का एलोरा, हम्पी, कोणार्क या खजुराहो, मतलब कहां पर द्रविडियन शैली प्रारंभ हुआ था? अब मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, मंदिर बनाने की 3 शैलियां भारत में प्रमुख रूप से हैं। एक द्रविड़ शैली है, एक नागर शैली है, और एक हमें शैली देखने को मिलेगी, उसे हम लोग वेसर शैली बोलेंगे। वेसर शैली जो है वो मैंने पहले भी समझाया था, द्रविडियन शैली और नागर शैली का मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा। नागर शैली का जो प्रारंभ है भारत में, वह गुप्त काल से, कहां से? गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। और द्रविडियन शैली का प्रारंभ कहां से देखने को मिला था?
तो जब भारत में आपके साउथ में हमें एक पल्लव वंश देखने को मिला, लेकिन जो सर्वाधिक बड़ा इसका विस्तार कहां पर देखने को मिला, तो जब भारत में चोल वंश आए थे, चोल वंश में सर्वाधिक इसका विकास हमें द्रविडियन शैली का देखने को मिला। तो यहाँ पर जो हम्पी के जो स्मारक है इसमें द्रविडियन शैली का प्रयोग होता हुआ देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 26-27 की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। बेहद सरल सवाल था, आप सभी जानते ही हैं। अगला सवाल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल के को कहा जाता था? यानी रिवोल्ट इन 1857 अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो रेलवे का ये प्रश्न भी आप सभी से बनेगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों कहा जाता था, पहले भी समझाया था। ऑप्शन नंबर सी अवध को कहा जाता था। चलिएगा सवाल नंबर शायद 2 क्वेश्चन डिलीट है और ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में जवाब देना है। इसका आप सभी को जवाब देना है कि आप सभी का 1920 में दशक में झांसी में सताज नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर आपका स्थापित किया था? 4 ऑप्शन आप सभी को देने हैं, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। लेकिन हाँ, कल बहुत सारों का फोन आया था मेरे पास कि सर इस बैच में आप थ्योरी पढ़ाएंगे या फिर इस बैच में भी सर इसी प्रकार से एमसीक्यू आप लोग लेकर आएंगे। एक बार मैं और बता देता हूं आप सभी को, हमने जो वरदान बैच स्टार्ट किया है, मतलब अभी स्टार्ट मान के चलिएगा कि करीब जैसे ये वाला बैच मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, तो इसमें क्या होगा मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि इस बैच में हम लोग क्या किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, साइंस तो आपको अरुण सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है, साइंस तो आप सभी को अरुण सर ही पढ़ाएंगे, यहां पर आप देख लो, ठीक है, अरुण सर ही आपको साइंस पढ़ाएंगे यहां पर, ठीक है। तो आप सभी के जितने भी पीवाईक्यू सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो पीवाईक्यू के फॉर्म में यादव सर आपको पूरा पढ़ाएंगे इस वाले बेस में। और हम क्या करेंगे कि गुरुवार के दिन आप सभी का ज्योग्राफी लेकर आएंगे, और संडे के दिन पॉलिटी, और सैटरडे के दिन आप लोगों को हिस्ट्री देखने को मिलेगा। जब ये तीनों क्लास रहेगी तो फिर ये क्लास देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी मैं नोट आप सभी को करा दूं, लेकिन ये तीनों के ही तीनों आप सभी को इनके पीवाईक्यू सवाल देखने को मिलेंगे विथ टॉपिक वाइज, ठीक है। पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम इस बेस में आप सभी को। यदि तीनों सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे तरीके से करने हैं तो ये देखना ना भूलें, ठीक है। एक अच्छे लेवल, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से यदि आपने पीवाई कंप्लीट कर लिया तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थ्योरी तो आप लोगों ने अच्छा खासा पढ़ के रखा। और जब आप सभी जानते हैं कि 2 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट होना है, 2 दिसंबर से आप सभी का दरोगा भर्ती है, या आप सभी का आरपीएफ या आपके दरोगा भर्ती का परीक्षा है, तो फिर हम लोग ये प्लान कर लेंगे जो आप सभी का 21-22 तारीख रहेगा नवंबर का, उसमें मैराथन क्लास आप लोगों की हम लोग ले लेंगे, क्योंकि दरोगा वाले बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े उनके पास समय कम है। तो फिर मैराथन क्लास आप लोग इन क्लासों को देखने के बाद अभी तो जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट पर, इन पीवाई क्लासों पर फोकस करो। मैराथन क्लास कब से लेकर आएंगे तो उसका टाइम शेड्यूल आप लोगों को जो जो बता देंगे। अब 4 मतलब 5-6 सब्जेक्ट हमारे पास मेन जो सब्जेक्ट है सभी की मैराथन क्लासेस आप सभी को देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और जो CBT 1 रेलवे और CBT 2 के लिए जितने भी हमारे साथ जुड़े भाई और जितने भी आरपीएफ वाले, आप तो पढ़ते ही रहो, ठीक है, और आपने नंबर बढ़ाते रहो। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। जय हिंद।